हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा आपकी फिजिक्स के अंदर जो बेसिक मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है हम उसके बारे में क्लास लेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। जब हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो कई बार बहुत प्रॉब्लम आती है, तो अगर हम उन क्लासों को ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आगे जो मैथमेटिकल डेरिवेशन जो सॉल्व होते हैं वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम कम हो जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक मैथ्स की क्लास है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारी भौतिक राशियों की। थोड़ा सा भौतिक राशियाँ, तो ये भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? तो भौतिक राशियाँ वे राशियाँ जिनको नापा या तोला जा सके, यानी ऐसी राशियाँ जिनको नापा या तोला जा सके उनको भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं द्रव्यमान, जैसे बात करते हैं बल, जैसे बात करते हैं त्वरण। जैसे मैं कई सारे एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा सचिन, रमेश, टेबल, फैन, पेन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने बोला भौतिक राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनको नापा या तोला जा सकता है उनको भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं, हम तोल सकते हैं, यानी 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 100 ग्राम। तो द्रव्यमान ऐसी राशि है, यानी ये इस प्रकार का शब्द है जिससे हम क्या है नापने या तोलने का आइडिया लगा सकते हैं। जैसे बल है, बल से भी हम ये आइडिया लगा सकते हैं। त्वरण है, त्वरण को भी नापा तोला जा सकता है, लेकिन सचिन जो शब्द है इसको नापा या तोला नहीं जा सकता है। रमेश को नापा या तोला नहीं जा सकता है। टेबल को नापा तोला नहीं जा सकता है। ये जो शब्द की बात कर रहा हूं मैं, फैन को नापा तोला नहीं जा सकता है, पेन को नापा तोला नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार यानी वे राशियां जिनको नापा या तोला जा सकता है उनको हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो भौतिक राशियों के जो भौतिक राशियां हैं, यानी भौतिक राशियों के पूर्णतः ज्ञान के आधार पर, भौतिक राशियों के पूर्णतः ज्ञान के आधार पर हम इनको भौतिक राशियों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले होता है आपका अदिश राशियां, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या है कि भौतिक राशियों के पूर्णतः ज्ञान, यानी जब आपकी जितनी भौतिक राशि में जो आवश्यक सूचनाएं होती हैं, आवश्यक भौतिक राशियों के आवश्यक सूचनाओं के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा जाता है। अदिश राशियां जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। दूसरा होता है आपका सदिश राशियां, इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और तीसरा हमारा होता है प्रदिश, प्रदिश राशियां जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंसर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले अदिश की। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये जो क्लास है आपकी बेसिक मैथ की क्लास है, इसमें सिर्फ आपको सूचनाएं मिलेंगी, आपको नॉलेज मिलेगी, पूरा का पूरा कंप्लीट क्लास नहीं होगी है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे 12th में अभी आए हैं और फिजिक्स उनको पढ़ना है तो उनको इसके बारे में जानकारी होना आवश्यक है। 11th क्लास में ये सारी सूचना जानकारी दी गई है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे अगर कमजोर होते हैं तो वो इस वीडियो को अवश्य देखें। तो अदिश राशियां, अदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण और मात्रक का बोध हो। वे राशियां जिनमें केवल परिमाण तथा मात्रक का बोध हो, और ये क्या हो, इनमें दिशा का बोध नहीं हो। यानी ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और मात्रक का बोध होता है लेकिन दिशा का बोध नहीं होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे हम बात करते हैं द्रव्यमान, दूरी, समय, कार्य,
ये जो अदिश राशियां होती हैं इनमें कोई भी गणितीय संक्रियाओं को यूज करने के लिए, गणितीय संक्रियाएं जैसे आपका जोड़ हो, घटाव हो, गुणनफल हो, भागफल हो, तो इन संक्रियाओं को यूज करने के लिए इसमें क्या होता है, बीज गणितीय नियमों का उपयोग किया जाता है। तो अदिश राशियां क्या हो गई, ऐसी राशियां जिसमें परिमाण और मात्रक का बोध हो, दिशा का बोध नहीं होता है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, कार्य आदि। और इनमें जो आपकी गणितीय संक्रियाएं हमें इस्तेमाल करनी है उसमें बीजगणितीय नियमों का उपयोग होता है। ऐसे इस प्रकार हम बात करते हैं सदिश राशियों की। सदिश राशियों में क्या होता है, ऐसी भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और मात्रक के साथ साथ, परिमाण और मात्रक के साथ साथ क्या हो, दिशा का बोध हो, यानी परिमाण का भी बोध होना चाहिए, मात्रक का भी बोध होना चाहिए और दिशा का भी बोध होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो राशियां हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों के अगर मैं उदाहरण की बात बोलूं कि इसकी एग्जांपल लेते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं बल, विस्थापन, त्वरण, अल्प क्षेत्रफल, यह ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्प क्षेत्रफल। अल्प क्षेत्रफल जो होता है उसकी एक दिशा होती है, क्षेत्रफल की कोई दिशा नहीं होती, अल्प क्षेत्रफल की दिशा होती है। बलागु, गौड़ीय संवेग आदि। यानी वे भौतिक राशियां जिसमें परिमाण और मात्रक का बोध हो, साथ साथ दिशा का भी बोध हो, आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे बल, विस्थापन, त्वरण, अल्प क्षेत्रफल, बलागु, गौड़ीय संवेग आदि। अब जो सदिश राशियां होती हैं, सदिश राशियों में जो गणितीय संक्रियाएं करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सदिशों के संयोजन, सदिशों के संयोजन नियमों का उपयोग किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर अदिश राशियां हो तो वहां बीजगणितीय नियमों का उपयोग किया जाता है, सदिश राशियां हो वहां पे आपका सदिशों के संयोजन नियमों का उपयोग किया जाता है। अब तीसरी बात करते हैं हम प्रदिश राशियों की। प्रदिश राशियां क्या होती हैं, प्रदिश राशियां यानी वे राशियां जहां पे आपका क्या हो, वे भौतिक राशियां जहां आपका परिमाण, मात्रक और दिशा, यानी परिमाण का भी बोध हो, मात्रक का भी बोध हो, दिशा का भी बोध हो, दिशा का भी बोध हो, परंतु फिर भी या परंतु ये पूर्णतः किसी राशि का ज्ञान नहीं, यानी वे राशियां जहां परिमाण, मात्रक का बोध हो, दिशा का भी बोध हो, परंतु ये किसी राशि का, परंतु पूर्णतः किसी राशि का बोध नहीं कराती है, प्रदिश राशियां कहलाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार पूछते हैं टेंसर। जैसे हम बात करते हैं प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक। तो प्रत्यास्था गुणांक आपका क्या है, सब कुछ मिलेगा, परिमाण होगा, मात्रक होगा, उनमें दिशा, लेकिन वो क्या होता है, किसी भी पूर्णतः किसी राशि का बोध नहीं कराएगी।
व्यत्यस्ता गुणांक, जैसे हम बात करते हैं वैद्युत चालकता, आदि। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि परिमाण क्या होता है। तो थोड़ा परिमाण के बारे में जानते हैं। छोटा सा शब्द है ये परिमाण, क्योंकि बच्चों को ये समझ में नहीं आता परिमाण होता क्या है। तो परिमाण शब्द के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम तो जो परिमाण होता है, परिमाण मतलब क्या होता है आपका, जैसे मैंने लिखा 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें जो 5 है, 5 ये आपका क्या है, एक गणितीय मान। यहाँ 5 क्या है, एक गणितीय मान। किलोग्राम क्या है, किलोग्राम बताता है यहाँ पे द्रव्यमान के बारे में। यहाँ पे जो किलोग्राम जो लिखा हुआ है मैंने मात्रक, ये द्रव्यमान के बारे में बता रहा है। अर्थात हमने लिखा 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम आपका क्या हुआ कि यहाँ पे परिमाण का भी ज्ञान है प्लस मात्रक का ज्ञान है। परिमाण का भी ज्ञान है, मात्रक का भी ज्ञान है, क्योंकि किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है। लेकिन दिशा का यहाँ पे कोई बोध नहीं है। अतः ये क्या है, द्रव्यमान हमारी अदिश राशि। तो ये बात आपको समझ में आ गई। परिमाण क्या होता है, यानी ये गणितीय मान। परिणाम, परिणाम और परिमाण, परिणाम और जो परिमाण है ये दोनों ही क्या है, अलग अलग है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। परिणाम जो होता है वह क्या होता है, आपका ओवरऑल रिजल्ट, यानी सारा कार्य करने के बाद आपका जो रिजल्ट होता है वो आपका परिणाम होता है। परिमाण सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक गणितीय मान होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखा 5 मीटर क्यूब, मैंने लिखा 5 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 5 आपका क्या है, एक संख्यात्मक मान यानी परिमाण। मीटर क्या है, ये एक मात्रक है। ये क्या व्यक्त करता है, ये एक दूरी का मात्रक है। और पूर्व क्या है, एक दिशा, यानी ऐसी राशि जिसमें परिमाण का, मात्रक का ज्ञान और दिशा का भी वो तो क्या कहलाती है, सदिश राशि। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि सदिश राशि के बारे में। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो सदिश राशि के ऊपर चलेगा थोड़ा सा, इस सदिश राशि, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट सब कुछ है तो सदिश के ऊपर। तो सदिश राशि आपकी क्या होती है, मेनली 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, ये बात आपको अच्छे से समझनी है। एक तो आपका होता है ध्रुवीय सदिश, और दूसरा आपका होता है अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। तो ध्रुवीय सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसमें आपका क्या हो, जो प्रारंभिक बिंदु हो, ऐसा सदिश जिसमें प्रारंभिक बिंदु क्या हो, आपका प्रारंभ बिंदु से कोई आपका रेखा आपकी खींची जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, उस प्रारंभिक बिंदु को पूंछ नाम दे सकते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूं कि ऐसी सदिश राशियां जहां पे आपका क्या हो कि जो दिशा हो वह क्या हो, किसी एक रेखा के रूप में हो। ऐसी सदिश राशियां जिसकी दिशा एक रेखा के रूप में हो, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। यहाँ पर जो प्रारंभिक बिंदु होता है वह पूंछ होता है। तो मैंने प्रारंभिक बिंदु से एक रेखा खींची, इसको मैंने बोला आपका ध्रुवीय सदिश। अक्षीय सदिश क्या होता है कि ऐसी सदिश राशियां जहां पे क्या हो, उनकी अक्ष के प्रति गुणन, यानी ऐसी सदिश राशियां या ऐसी सदिश राशियां जहां किसी अक्ष के प्रति गुणन की दिशा को व्यक्त किया जाता है, अक्षीय सदिश कहलाते हैं।
यानी दोबारा सुने, ध्रुवीय सदिश क्या होता है? ऐसी सदिश राशियां जहां इसकी दिशा किसी रेखा के द्वारा व्यक्त की जाती है, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। यहाँ प्रारंभिक बिंदु क्या होता है? पूंछ होता है। पूंछ से जब किसी भी दिशा में एक रेखा खींचेंगे तो वह उसकी दिशा को बदलाता है। अक्षीय सदिश क्या होता है? कि ऐसी राशियां जो किसी अक्ष के प्रति घूर्णन की दिशा को व्यक्त करती हैं, अक्षीय सदिश कहलाती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो घूर्णन की दिशा होगी, जो घूर्णन की दिशा होगी वही क्या होगी? आपकी उस सदिश की दिशा होती है। घूर्णन की दिशा ही उस सदिश की दिशा होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं, ये मेरा कोई अक्ष है, तो इस अक्ष में क्या है आपका? ये कोई वस्तु जैसे आपकी घूम रही है, इस तरह से देखता हूं। तो यहाँ पे क्या है आपका? इस अक्ष के प्रति जो घूर्णन है, तो घूर्णन की दिशा आपकी जिस दिशा में होगी, तो अक्ष के प्रति जो घूर्णन की दिशा होगी तो वह आपकी क्या होगी? अक्षीय सदिश कहलाएगी। तो जैसे इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? पेच के नियम से। यहाँ पे जो दिशा निकालते हैं हम पेच के नियम का उपयोग करके निकालते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे पेच का नियम क्या है? तो पेच के नियम में ये तो इसकी अक्ष हो गई और ये इसकी नौ हो गई। तो जब हम क्या करेंगे? किसी अक्ष पे जब पेच को रखेंगे उसकी अक्ष पे, और पेच को क्या करेंगे? उसके घूर्णन की दिशा में घुमाएंगे। पेच को उसकी अक्ष पे रखना है और उसके घूर्णन की दिशा में घुमाना है। तो वो घूर्णन की दिशा में नौ क्या है? घूर्णन की दिशा की ओर ही बढ़नी चाहिए। तो जो आपकी घूमने की दिशा होगी वह आपकी क्या हो जाएगी? इसकी दिशा होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं कि किसी सदिश का निरूपण कैसे करते हैं। किसी सदिश का निरूपण किस प्रकार से किया जाएगा? किसी सदिश का निरूपण जैसे हम ये बात करते हैं, किसी सदिश के निरूपण के लिए हम जो उपयोग करते हैं, हम एक रेखाखंड का उपयोग करते हैं। हमें क्या करते हैं? किसी सदिश का निरूपण कैसे करना है? तो हम एक रेखाखंड का उपयोग करेंगे। तो जो रेखाखंड आपका होगा, ये आपका एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड में क्या होगा? जो प्रारंभिक बिंदु होगा वह तो हमेशा होगा पूंछ, और जो आपका अंतिम बिंदु होगा वह अंतिम बिंदु पे हमें क्या लगाना है? एक तीर का निशान लगाना है। यह आपका हमेशा क्या होगा? सिरा होगा। इस जो रेखाखंड की जो लंबाई होगी, इस जो रेखाखंड की आपकी क्या होगी? जो ये लंबाई होगी, यही इसका क्या होगा? परिमाप। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जैसे अगर मैं 5 मीटर की बात करता हूं, 10 मीटर की बात करता हूं, तो इतना बड़ा रेखाखंड बनाना नोटबुक पे संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं? अनुमानित रेखाखंड बनाते हैं। तो जैसे मैं अगर बात करता हूं, मैं बोलता हूं 5 मीटर पूर्व, और मैंने बोला 3 मीटर पूर्व। अब क्योंकि आप जानते हैं ये सारी चीजें कि कॉपी पे क्या होता है? इस तरह से बनाया जाता है। ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो 5 मीटर पूर्व कैसे बनाऊंगा मैं? अगर मेरा ये 5 मीटर पूर्व है, यानी ये जो आपका रेखाखंड है अनुमानित 5 मीटर का है, ये पूर्व की दिशा में हो गया, तो 3 मीटर पूर्व क्या होगा? करीब में इस तरह से, तो ये 3 मीटर पूर्व हो जाएगा। एक और एग्जांपल लें, जैसे मैं लिखता हूं 6 मीटर वेस्ट, तो मुझे मेरा सदिश किस प्रकार से बनाना होगा? इस प्रकार से। ये प्रारंभिक बिंदु से जिस दिशा की ओर जाना है वो रेखाखंड खींचना है। तो यहाँ पर बोला है वेस्ट, यानी पश्चिम की तरफ। तो ये 6 मीटर वेस्ट हो गया। अगर मैं बोलूं 3 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर उत्तर, तो हम किस प्रकार से रेखाखंड खींचेंगे? किस प्रकार से उसकी दिशा को बताएंगे? यानी एक प्रारंभिक बिंदु लिया, उससे उत्तर की तरफ एक रेखा खींची, इसको बोलेंगे 3 मीटर।
तो ये जो रेखाखंड की जो लंबाई होती है ये अनुमानित होती है, ऐसे फिक्स नहीं होता है, क्योंकि फिक्स अगर बनाएंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम होगी। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनते हुए चले जाना है। तो ये तो आपकी किसी सदिश को दर्शाने का तरीका हो गया। अब सदिश को लिखने का तरीका क्या होता है? तो मैं मान के चलता हूँ, मैं लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ, मान के चलो मैं किसी सदिश को लिखता हूँ ए, तो ये हुआ ए सदिश। यानी किसी सदिश को लिखने का तरीका क्या होगा? ए आपका कोई भी, आपका जो होता है कोई भी भौतिक राशि हो सकती है। ए कोई भी भौतिक राशि में मान लेता हूँ, तो उस ए के ऊपर अगर मैं तीर लगाऊंगा तो ये मेरी क्या हो जाएगी? किसी भी सदिश राशि को निरूपित करता है। वो किसी भी सदिश राशि में, अगर मैंने ऐसे ये लिख दिया खाली, तो ये क्या बताएगा? ये किसी अदिश राशि को निरूपित करेगा। ये किसी अदिश राशि को निरूपित। अगर किसी राशि का मैंने यहाँ पे क्या लिया है? राशि का व्यक्त करता हूँ मैं किसी ए से, तो ए के ऊपर अगर सदिश होगा तो ये सदिश राशि को निरूपित कर देगा। अगर मैं सिंपल ये लिखता हूँ, ये अदिश राशि को निरूपित कर देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुछ किताबों में क्या किया हुआ है, इसको इस प्रकार से, यानी अगर हम क्या करें, अगर हम किसी राशि को जो व्यक्त करने वाला जो प्रतीक है उसको हम क्या करें, अगर डार्क रूप से इस तरह से अगर डार्क बनाए, अब चूंकि डार्क बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, आसान नहीं होता है, तो ये भी आपका क्या सदिश के रूप में होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसी सदिश राशि का परिमाण कैसे निकालेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान के चलिए मैंने कहा मेरे पास एक ए सदिश, इसको मैं क्या पढ़ूंगा? ए सदिश। ए सदिश, तो ए सदिश, अब हम जानते हैं किसी भी सदिश राशि में क्या होगा? परिमाण होगा, उसका मात्रक और दिशा होगा। तो किसी राशि का परिमाण कैसे निकाला जाएगा? किसी सदिश राशि का परिमाण कैसे निकाला जाएगा? तो ए सदिश का यदि परिमाण, तो किसी राशि का परिमाण क्या होगा? उस सदिश, यानी सदिश में अगर हम क्या करें, दो लंबवत अगर दो लाइन खींच देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको मॉड। इसको हम बोल सकते हैं मॉडुलस, या हिंदी में इसको बोलते हैं मापांक। अगर मैं बात करता हूं मापांक, मापांक का मतलब क्या होता है? किसी सदिश राशि का परिमाण, कोई सदिश राशि का परिमाण। परिमाण मतलब क्या होता है आपका? संख्यात्मक मान। तो किसी राशि का परिमाण या संख्यात्मक मान आपका क्या कहलाएगा? मापांक। उसका व्यक्त करने का तरीका क्या होता है? ये सदिश को दो लंबवत लाइंस के बीच में ले आते हैं, जिसको मॉडुलस या मापांक भी बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं लिखता हूं, मैंने लिखा ए सदिश, इसको मैं मिटा देता हूं। मैंने लिखा ए सदिश बराबर 5 मीटर पूर्व। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? अगर ए सदिश का जो परिमाण होगा वह क्या होगा? 5 मीटर, संख्यात्मक मान। ठीक है, और ये मात्रा का। ठीक है, मैं सोचता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सदिशों के प्रकार की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार क्या होते हैं? कितने प्रकार के सदिश होते हैं, क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अगर समझ में आती है तो हमें आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो सदिशों के प्रकार कितने होते हैं आपके? 6 प्रकार के हम बात करेंगे। पहला हम लेते हैं तुल्य सदिश या समान सदिश। आपको ध्यान रखना है हम क्या बात कर रहे हैं।
कि आपका क्या है सदिशों के प्रकार में तुल्य सदिश या समान सदिश। तो तुल्य सदिश या समान सदिश जैसा कि नाम है इसमें समान, तो समान मतलब क्या होगा कि अब चूंकि सदिश के अंदर होता क्या है, परिमाण होता है। इस सदिश के अंदर होता क्या है, परिमाण होता है, और क्या होता है, दिशा होती है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा, ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तुल्य सदिश। तुल्य सदिश के जैसे मैंने एक बात की, जैसे मैंने ये बनाया, एग्जांपल के तौर पे मैं ये बना देता हूँ, ये बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है आपका, ऐसे सदिश जिनके परिमाण, तो करीब में देखता हूँ इनके परिमाण समान है और दिशा दोनों की एक ही तरफ है, तो ये क्या होगा, तुल्य सदिश। इसके भी करीब करीब परिमाण समान है और दिशा एक तरफ है। यहाँ पे परिमाण तो समान है लेकिन दिशा क्या है, अलग अलग, तो ये आपका तुल्य सदिश नहीं होता है। ठीक है। दूसरा होता है आपका असमान सदिश। असमान सदिश क्या होता है, ऐसे सदिश जिसमें परिमाण समान हो, दिशा समान ना हो, या फिर आपका क्या है, परिमाण असमान हो, दिशा समान हो, या परिमाण और दिशा दोनों ही असमान हो। यानी परिमाण यानी ऐसे सदिश जिसमें आपका क्या हो, परिमाण समान हो, दिशा समान ना हो, या फिर ऐसे सदिश जिसमें परिमाण समान ना हो, दिशा समान हो, या फिर ऐसे सदिश जिसमें परिमाण भी समान ना हो, दिशा भी समान ना हो, असमान सदिश कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे परिमाण समान है लेकिन दिशा समान नहीं है, परिमाण समान नहीं है लेकिन दिशा समान है, या फिर ठीक है। तो ऐसे सदिश जिसमें परिमाण तो समान है लेकिन दिशा असमान है। भाई इसकी दिशा क्या है, ये जो तीर का जो चिन्ह है ये इधर दिशा बता रहा है, ये जो तीर का चिन्ह है ये इधर की दिशा बता रहा है। परिमाण समान, दिशा असमान, परिमाण असमान और दिशा समान, तो ये असमान सदिश, या दोनों परिमाण भी असमान हो, दिशा भी असमान हो, तो ये आपका क्या है, असमान सदिश कहलाते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है विपरीत सदिश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता आती है। विपरीत सदिश, ये विपरीत सदिश होता क्या है, तो विपरीत सदिश जैसे हम ये मान के चलते हैं कि जैसे मैं ये कहता हूं कि ये मेरा एक सदिश है, इसको मैंने नाम दिया ए सदिश। तो विपरीत सदिश क्या होगा, उल्टा, यानी सदिश का परिमाण तो समान है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण समान है लेकिन दिशा आपकी क्या हो जाए, विपरीत हो जाए, यानी 180 डिग्री घूम जाए, तो इसका विपरीत सदिश क्या होगा, इसका विपरीत सदिश होगा। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान जो रखना है, यानी ए सदिश का जो विपरीत सदिश होगा वह क्या होगा, ये इस प्रकार से व्यक्त किया जाएगा, और इसको ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, मैंने ये लिखा, ये एक सदिश लिखा ए सदिश, तो ए सदिश का विपरीत सदिश निकालना है, तो ए सदिश का विपरीत सदिश क्या होगा, तो आपका क्या है, परिमाण तो समान रहेगा लेकिन इसकी क्या है, दिशा विपरीत हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस के ए सदिश। तो ये जो माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह ही यहाँ पे बताया गया, ये विपरीत है, प्रत्येक माइनस में। अगर हमने बोला किसी सदिश का विपरीत सदिश, तो सदिश का विपरीत सदिश, तो यानी क्या होगा, 180 डिग्री पे ये आपका घूम जाएगा, तो यह आपका विपरीत सदिश हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये है कि कंफ्यूज नहीं होगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बात होती है, आपका विपरीत सदिश है। ध्यान रखना कि ए सदिश का परिमाण और विपरीत सदिश का जो परिमाण होता है वह दोनों हमेशा क्या होते हैं, समान